हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं दोस्तों आप लोगों को एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ में फ़र्क बतलाने जा रहा हूँ। दोनों में काफ़ी ज़्यादा का फ़र्क है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए यूजर्स हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, समझें। और बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। इसमें बेसिक जीरो से हीरो तक हर एक टॉपिक मिलेगा। आप केवल बने रहिए चैनल पर, जल्द ही सभी टॉपिक के प्रश्न आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, साथ में सॉल्यूशन के साथ, समझे। कमेंट कीजिए क्या परेशानी है, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ आइए। लघुत्तम और महत्तम, सबसे पहले इसका फॉर्म लिखने का तरीका देखिए। HCF, LCM। HCF का मतलब मस भी लिखते हैं, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, समापवर्तक। इसको GCF, G का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसका इंग्लिश नाम हुआ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया। और GCD भी लिखा जाता है महत्तम समापवर्तक को, जिसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है ये सब एक ही नाम है। महत्तम समापवर्तक को मस बोलिए, GCF बोलिए, GCD बोलिए, चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए, चाहे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलिए, ठीक। बट लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य यहाँ अपवर्तक, फर्क यही है, ध्यान दीजिए। एल का मतलब होता है छोटा, लोवेस्ट कहिए चाहे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है इसको। लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य या LS, ऐसे ये दोनों में आप फर्क जानिएगा। लेकिन इसको जानने से पहले ये जो अपवर्तक और अपवर्त्य जो है ना, उसके बारे में जानना है। तो ध्यान दीजिए, आइए दोस्तों ध्यान दीजिए, बिल्कुल फ्री में है दोस्तों, कहीं नहीं जाए, बिल्कुल फ्री, हर एक चीज मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ग्रामर, सब चीज मिलेगा। बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपवर्त्य, गुणज, भाज्य या इंग्लिश मल्टीपल, एक ही बात है। अपवर्त्य कहिए या गुणज कहिए, भाज्य कहिए या मल्टीपल कहिए, एक ही चीज है। वही चीज अपवर्त्य न कह के अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक, विभाजक या रिफ्रैक्टिव फैक्टर, डिवाइजर, ये नाम होता है गुणनखंड को, चाहे अपवर्तक चाहे भाजक को। अब एक चीज और, अपवर्त्य जानिएगा लघुत्तम समापवर्त्य के लिए, अपवर्तक जानिएगा महत्तम समापवर्तक के लिए। इस समा आ रहा है जो, दोनों में समा जो आ रहा है, ये समापवर्तक। इस समा का मतलब हुआ सार्व, असार्व का मतलब हुआ जो सभी में शामिल हो। दो गो है तो दोनों में, तीन गो है तो तीनों में, चार गो है तो चारों में, यानी सभी में उभयनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ। इसको बोलते हैं कॉमन। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे, समझे दोस्तों। कहने का मतलब समा, सार्व, कॉमन, उसको कॉमन बोलते हैं, सभी में जो उभयनिष्ठ हो, तब वो लग जाता है, तब वो समापवर्त्य असमापवर्तक होता है। लेकिन इससे पहले ये जानिए, आइए अब डेफिनेशन देखिए इसका। अपवर्त्य का डेफिनेशन, वह संख्या, घबराइए नहीं, वह संख्या, संख्या कौन सी संख्या? वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः काट दे, पूरी से काट दे। वह संख्या, अब बहुत सारा संख्या और दिया हुआ रहेगा, वह संख्यावा के छोड़ के उस सब को वह जो काट देगा ना, वह संख्यावा सब को एक साथ, तब जाके वो सभी जो दी गई संख्या था उसका यह जो वह संख्या है अपवर्त्य, गुणज, भाज्य, मल्टीपल कहलाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, अपवर्त्य निकालने के लिए पहले ध्यान दीजिए। एक का अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक। 2 का अपवर्त्य का मतलब क्या हुआ? अपवर्त्य बोल रहे हैं, उसका ही मतलब गुणज होता है, भाज्य होता है, मल्टीपल होता है। सब नाम में याद रखिएगा, जहां अपवर्त्य है वहां ये सब लिखा हुआ रह सकता है। ध्यान लीजिए, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। पहले आपको ध्यान देना है कि इसका क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, समझे। इज नोन एज अपवर्त्य,
मल्टीपल, गुणज, भाज्य सब एक ही है, ठीक। दो का अपवर्त 2 4 6 8 दो के अंतराल पर, यानी जिसका अपवर्त पूछेगा उतने ही के अंतराल पर हो सकता है, यानी कोई निश्चित नहीं। 2 के अंतराल पर 4 भी है, 2 का अपवर्त 6 भी है, तो 2 के और 4, कहने का मतलब है इससे पता चल रहा है 3 का अपवर्त 3 6 9 10 3 6 9 12 15 3 के अंतराल पर। इसका मतलब है कि अपवर्त एक तरह से पहाड़ा होता है, गिनती की पहाड़ा। 3 का अपवर्त 3 का पहाड़ा, 3 के अंतराल पर लिख दो। 4 का अपवर्त 4 का पहाड़ा, 5 का अपवर्त 5 10 15, कहाँ तक जाएगा पहाड़ा, कहाँ तक जाता है? 10 तक तो वह बनाया गया है कि याद करना है आपको, 10 तक थोड़े ही जाता है, 11 बार भी जाएगा, 12वां बार भी जाएगा, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। अब ये सब में एक चीज कॉमन है कि n अगर कोई संख्या है, n का अपवर्त, तो n जैसे 2 का अपवर्त तो 2 पहले लिखे तो n लिखेंगे, और फिर उसी में 2 से ही यहाँ जो है उसी से गुना होगा, ठीक। फिर 3 से, फिर 4 से, कहने का मतलब अगर यहाँ 5 लेते हैं तो 5 10 15, यानी 1 से गुना हुआ, पहला स्थान के लिए 1 से गुना, यहाँ 2 से गुना, 3 से गुना, 4 से गुना, 5 से गुना, 6 से गुना, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक गुना होगा? n ये संख्या है, n के जगह पर 5, जैसे 5 रखे तो 5 हुआ, तब 10 कैसे हुआ? 5 गुने 2 15 कैसे हुआ? 5 गुने 3, यानी 5 तो फिक्स है, लेकिन 1 2 3 से गुना होते जा रहे हैं, जो लास्ट हम p मान लिए तो np हो जाएगा, लास्ट इसका np होगा जो अनंत। कहने का मतलब आपको पता चल गया कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्त नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। इस प्रकार 5 का अपवर्त 5 10 15, कहाँ तक? 5p बोलिए, चाहे 5n बोलिए, चाहे 5q बोलिए। q का मतलब 50 100 1000 करोड़ों आगे में लगाएंगे, 5 का अपवर्त निकल जाएगा। अब पता चलता है कि ये सब जो है ना, ये सब कोई 2 काट रहा है, तब तो अपवर्त है, ए अपवर्त है, ये नहीं 2 नहीं अपवर्त है, 2 का ए अपवर्त है। अब इसी प्रकार आपको कह दिया जाए कि 6 का किसी भी संख्या 6 का 15वां अपवर्त लिखे, यही बतलाए 15वां, तो 6 गुने 15 90। 7 का 7वां अपवर्त, तो 7 गुने 7 49, यानी ए अपवर्त हो रहा है 49 90, समझे? 49 7 का अपवर्त है, समझे? तो 7 49 का क्या होगा? अपवर्तक हो जाएगा, उल्टा। खैर वहां अभी रुक जाइए। 7 का, हाँ, इसी प्रकार जैसे मान ली कोई 2 संख्या दे दी जाए, अब 2 संख्या अगर दे दी जाए, जैसे मान ली कोई 1 लिया और 5 लिया, ये दोनों में बतलाना है कि कौन किसका, अकेला कुछ नहीं हो, कौन किसका अपवर्त है। 1 और 2, 1 और 5 हम लिए, तो 1 अब 5, 5 1 गुने 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 1 का अपवर्त 5 है, लेकिन ये 5 1 का क्या है? अपवर्त है। और 1 5 का क्या है? 1 5 का क्या है? 5 का 1 क्या है? अपवर्तक है, गुणनखंड है, उल्टा बोल देंगे। यानी अगर कोई संख्या किसी संख्या का अपवर्त है, कोई संख्या जैसे 5 किसी संख्या 1 का अपवर्त है, तो वह संख्या पहले वाली संख्या, तो जैसे कोई संख्या ये 5 किसी संख्या का अपवर्त है, 1 का अपवर्त है ना, तो ये जो किसी संख्या है वह संख्या का क्या हो जाएगा? कोई संख्या का क्या हो जाएगा? अपवर्तक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कभी भी ध्यान दीजिए, यहां से पता चल रहा है कि जिसका अपवर्त हम निकाल रहे हैं, 1 का अपवर्त 1 2 3 4, 2 का अपवर्त 2 2 2 4 6 8, 2 का पहाड़ा, 3 का अपवर्त 3 का पहाड़ा। इस प्रकार पता चलता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो अपवर्त होता है, गुणज होता है, मल्टीपल होता है, वह सदैव 1 होता है। स्वयं जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 3, यानी किसी भी संख्या का, नोट करने वाली बात यही है दोस्तों, है तो बहुत छोटा चीज, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपवर्त अपवर्तक क्या है, तो क्या है। तो किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या और सबसे बड़ा अपवर्त अज्ञात, ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ा तो पहाड़ कहां तक जाएगा पता ही नहीं है, लेकिन वही चीज, लेकिन ही तक, अभी गुणनखंड में नहीं जाना है, अपवर्तक में नहीं। अब आइए, अस्पष्टतः किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या का गुणज होता है, गुणज, इसलिए तो अपवर्त को गुणज बोलते हैं। किसी संख्या, मान लिए 5 का
तीसरा अपवर्त लिखना है, तीसरा अपवर्त, तो 5 में 3 से गुना करेंगे। तो क्या ये अंक है तो ना 5 गुने 3 15 बतलाएगा। अगर ऐसी प्रश्न दे देता है कि 5 का पी स्क्वायर अपवर्त निकाले, तो 5 में पी स्क्वायर से गुना कर दीजिए, 5p²। कुछ भी दे सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है। दम कॉन्सेप्ट को माइंड में दम क्रैम कर लो, ध्यान में रखो। देखिए तो 15, तो जब किसी संख्या का तीसरा अपवर्त 15 है, तो किसी संख्या का अपवर्त, ये जो अपवर्त हुआ ये 5वां का उस संख्या का यानी 5 का क्या है, एक तरह से तीसरा गुणज ही ना हुआ। 5 में 3 से गुना हुआ कि नहीं, 5 गुने 3 किया था ना 15 आया। इसीलिए कहा जाता है किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या का गुणज होता है। जैसे 10 देखिए 5 का 2 से गुना हुआ था, 15 देखिए 5 का 3 से गुना हुआ था, 8 2 में 4 से गुना किया तो आया, यानी 2 का चौथा गुणज है। अर्थात अपवर्त जो ये 8 हुआ, ये 2 का क्या है, गुणज होता है। राइट, यहां तक समझ में आ गया। नोट करने वाली बात है कि आप लिख लीजिए कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या होती है, और सबसे बड़ा अपवर्त गुणज भाज्य मल्टीपल अज्ञात अज्ञात नहीं ज्ञात कर सकते हैं, या अनंत होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या ही होती है, और सबसे बड़ा अपवर्त जो होता है अज्ञात होता है, अनंत होता है, ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, राइट। फ्री में है, फ्री क्लासेस है, ज्वाइन करो। जितने भी अपने दोस्तों से को शेयर कर दो, समझे। सभी को पढ़ना जरूरी है, ध्यान दीजिए। अब आइए, अब जैसे आइए, अभी एलसीएम नहीं, अभी अपवर्त तो आप समझेंगे कि अपवर्त निकालने के लिए क्या होता है, गुणज होता है। 5 का 15वां तो 5 गुने 15, 6 का 7वां तो 6 गुने 7, 7वां गुणज, 7वां अपवर्त है तो 6 गुने 7। अगर कह देगा कि 42 6 का कैवां अपवर्त है, तो 42 में 6 से भाग देंगे। 15 जो है 5 का कैवां अपवर्त है, तो 5 से डायरेक्ट भाग दीजिए, तीसरा अपवर्त है। ठीक, अब कहने का मतलब है कि 2 का अपवर्त जो भी हम सब निकालें, उस सब में ही 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 का गुणज ही है। लेकिन क्या 4 से सब में भाग लग जाएगा, 8 से सब में भाग लग जाएगा? नहीं, उसके बीच वाला से कोई निश्चित नहीं है। चलिए आगे देखिए, अभी और कुछ है। अब आइए, तो अपवर्त तक तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लिए 12 और 6 में आपको कहा जाएगा कौन किसका क्या है। 12 और 6 में कौन किसका क्या है, ये 12 है, ये 6 है, तो 6 का दूसरा गुणज है, 2 से गुना करेंगे 6 में, तो 6 का दूसरा गुणज यानी 12 6 का अपवर्त है, 12 6 का अपवर्त है, यानी 6 का अपवर्त 12 है। और तो हाँ, तो 6 12 का क्या है, 2 से भाग दिए तब 6 आया, तो अपवर्तक है। 12 का अपवर्तक 6 है, 12 का अपवर्तक गुणनखंड 6 है, क्योंकि 6 से भाग लग जा रहा है। कहने का मतलब है कि अपवर्त का मतलब है कि वह संख्या जो दी गई संख्या को काट दे सबको। ये 6, ये अपवर्त है 12, ठीक, 12 को काटने वाली ये 6 है, तो 6 का अपवर्त 12 हुआ कि नहीं, यानी ये 6 ये 12 अपवर्त कहलाएगी कि वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो दी गई संख्या उसका अपवर्त होती है। दी गई संख्या 12 है, और ये संख्या जो काट दे रही है, तो दी गई संख्या जो है ये 6 का अपवर्त होती है। उसको कैसे किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ गुणनखंड में क्या है कि वह संख्या जो अन्य संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अन्य संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाएगी। अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक, रिफ्रैक्टिव फैक्टर, डिवाइजर, विभाजक, सब एक ही नाम है। अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक, विभाजक, रिफ्रैक्टिव फैक्टर, डिवाइजर, समझे, एक ही नाम है। अब आप देखिए इसको क्या कह रहा है, जस्ट इसका रिवर्स ले लेता है। जैसे 1 का अपवर्त कह दिया, 1 का अपवर्त्य बोले थे, तो 1 का पहाड़ा हो गया बहुत सारा, जो सब को काटेगा 1,
यानी एक का वो सब अपवर्त हो गया, यानी दी गई संख्या अपवर्त हो गई। ये सब जो दी गई संख्या हुआ ना जिसको काट रहा है, ये 2 का अपवर्त ये सब हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ से है और यहाँ का है, को है। ध्यान दीजिए, यहाँ से संखेवे से विभाजित हो और उसमें को विभाजित कर दे, दूसरा को विभाजित कर दे, और इसमें है कि खुद विभाजित किससे हो रहा है, मैं किससे कट जा रहा हूं, वो मेरा गुणनखंड होगा। और हम किसको किसको काट दे रहे हैं, वो मेरा अपवर्त हो जाएगा। समझे? जैसे देखिए 5 का अगर लिखना हो, 5 ही लीजिए और एक 8 लेते हैं। 5 का अपवर्त लिखना है तो 5, 10, 15, 20 ऐसे आता रहेगा। यानी 5 सबको काटेगा दी गई संख्या को, वही डेफिनेशन में लिखा गया है। लेकिन इसका अपवर्तक लिखना है तो 5 को काटने वाली कौन कौन है, 5 को काटने वाली क्या है, ये तो है 5 काटने वाली। 10 काटेगा, 10 काटेगा 5 को, 10 से 5 में भाग जाएगा नहीं। तो 5 को काटने वाली एक ऐसी संख्या है जो सबको काटती है। इस प्रकार पता चलता है दोस्तों कि अपवर्तक में किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 हो जाएगा। उसमें क्या था, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं हो जाती थी, क्योंकि 5 का सबसे छोटा अपवर्त तो 5 का एक पहला गुणज, यानी ये स्वयं जो होती है ना वो पहला गुणज हो जाती है, पहला गुणज होती है। समझे? पहला गुणज होती है। तो इसको 5 को काटने वाली कौन कौन है, 1 और 5, यही है। तो एक गुणनखंड हो गया, अपवर्तक हो गया, भाजक हो गया, रिफ्रैक्टिव हो गया, डिवाइजर हो गया, समझे, फैक्टर हो गया। ये फर्क है कि 5 का अपवर्त 5, 10, 15, 20 जो सब को काटेगा। अब 5 को काटने वाला कौन कौन है, तो 1 है और 5 है। जैसे 8 का अपवर्त 8 दूनी 16, 8 16 24, 8 के पहाड़ा, ये सब अपवर्त हुआ, जिसमें सबसे छोटा तो क्लियर है कि 8 ही होगा, पहला गुणज 8 का, तो सबसे छोटा स्वयं होता है। 8 का तो 8, 5 का तो 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त स्वयं संख्या होती है और अनंत हो जाता है। सबसे बड़ा हम ज्ञात नहीं कर सकते कि 8 का पहाड़ा कहां तक जाएगा, पता ही नहीं है। लेकिन इसी का फैक्टर 8 को काटने वाला कौन कौन है, 8 को काटने, ये 8 से कटने वाला ये सब है, तो अपवर्त हुआ। अब 8 को काटने वाला जो जो रहेगा वो अपवर्तक होगा, गुणनखंड होगा। तो वह कौन कौन है, 1 तो जरूर काटेगी, 2 काटेगी, 4 काटेगी और 8 काटेगी। तो ये अपवर्तक हुआ। तो कोई भी कहीं भी अपवर्तक निकाल रहे थे 1 तो जरूर रहेगा, क्योंकि 1 सभी संख्या को काटती। इस प्रकार कहा जाता है कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो अपवर्तक होता है 1 होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं हो जाती है। सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं, यहां दोनों ज्ञात होता है और वहां दोनों ज्ञात नहीं होता है। उसमें सबसे बड़ा अनंत हो जाता है, ज्ञात नहीं है। लेकिन इसमें छोटा में ये स्वयं अपने आप खुद से कट जाएगी, जो सबसे बड़ा रहेगा। इसके बाद जो दुगना जैसी लिखेंगे 16, वो अपवर्त बनेगा जो नहीं काटेगा। 5 के दुगना दूसरा गुना 10 जो नहीं काटेगा। इस प्रकार पता चल रहा है ना। ठीक, लाइक करो दोस्तों, फ्री की सेवा दी जा रही है, बने रहो, हर एक चीज मिलेगा, कॉन्सेप्ट बेसिक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे? अब देखिए 1 का अपवर्तक 1, 2 का अपवर्तक तो 2, 1 का अपवर्तक 1 ही केवल 1 से कटती है। 2 का अपवर्तक यानी गुणनखंड, भाजक, विभाजक, तो 2 को काटने वाली कौन कौन है, तो 1 तो जरूर काटता है सबको, तो 1 तो लिखेंगे ही, सब में 1 आएगा और स्वयं। ठीक, इसके अलावा और कोई नहीं। 3 को काटने वाला 1 और स्वयं। 4 को काटने वाला 1 भी काटता है, स्वयं भी काटता है, बीच में ये 2 काट देता है। समझे? 4 का अपवर्तक 1, 2 और 4। ठीक, अब इस प्रकार आप ये भी ध्यान दीजिए, ये जो है और ये स्वयं, अब बीच में जो आया ओ। अच्छा ठीक, गुणनखंड में दो भेद हो जाता है। गुणनखंड में 2 भेद मैं बतलाऊंगा। 12 का अपवर्तक तो 12 को काटने वाला 1 तो होगा ही और स्वयं भी होगा, यानी सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या का 1 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं संख्या हो जाती है, अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक। ठीक, अब ध्यान दीजिए, उसके बाद 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। कितने गुणनखंड हुए, 2, 2, 4, 2, 6 को गुणनखंड हुए। वो हम गिनने के लिए बतलाए थे कैसे गुणनखंडों की संख्या, वो अलग चीज है। अब यहाँ पे आपको यही अपवर्तक है। इस प्रकार स्पष्ट है दोस्तों, आपको लिख लेना है पहले कि स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा जो अपवर्तक होता है गुणनखंड होता है, छोटा अपवर्तक, गुणनखंड, भाजक, अपवर्तक,
एक होती है, एक ही होती है, एक होती है, हो सकती नहीं, एक होती है। और सबसे बड़ा जो होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक जो होता है, सबसे बड़ा जो अपवर्तक होता है वह स्वयं संख्या होती है, स्वयं संख्या होती है दोस्तों, समझे? पता चल गया ना? देख लीजिए, 12 का सबसे छोटा अपवर्तक 1, तो 12 का सबसे बड़ा स्वयं। इसके बाद नहीं जाएगा, 12 का पहाड़ा फिर लिखिए 12 एकम तो 12। अब ये ध्यान दीजिए, दोनों में कॉमन चीज क्या आ रहा है? इसमें एक आ रहा है, इसमें एक आ रहा है, एक का अपवर्त लेंगे तो आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है कि किसी भी संख्या को हम विचार करते हैं, जैसे 12 को विचार कर रहे हैं तो 12 का अपवर्त लिखेंगे तो 12, 24, 36, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, गुणज, अपवर्त को गुणज बोलते हैं। तो सबसे छोटा तो स्वयं हुआ, लेकिन इसका जब गुणनखंड लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 12। कहने का मतलब किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक और उसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य, सबसे छोटा अपवर्त्य, किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक उसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक सदैव समान होते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकता है कोई, कहाँ से कोनो मास्टरवा न पढ़े लेलक, ये पढ़ाई वाला चीज है, तो अपने आप गौर करो हैं। किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक उसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक दूसरे के बराबर होता है। नोट कर लो दोस्तों, इसको भी नोट करना है। यही चीज लिखे कि वह संख्या जो अन्य संख्याओं से कट जाए, जिन जिन संख्याओं से कटेगा वही अन्य संख्या उस संख्या का अपवर्तक कहलाएगी, और वह संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देगा, वो दी गई संख्या जितनी भी संख्या को काटेगा वो सब जो है उस संख्या का अपवर्त कहलाएगा। आइए नोट में लिखते जाना दोस्तों। किसी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक, गुणनखंड अपवर्तक, और उसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य गुणज, अपवर्त्य गुणज नाम लिख दिए हैं, सदैव समान यानी एक ही यानी समान। एक मतलब एक ना, एक दो एक ना समझना, एक ही मतलब एक दो समान होता है, एक ही मतलब समान होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल 5 का 5, 10, 15 ये क्या है? गुणज है। 5 से सब कट रहा है तो ये सब जो है 5 का गुणज है। ऐसे बोलेंगे कि 10 5 का गुणज है, 5 का गुणज 10 है, लेकिन इसका गुणनखंड अपवर्तक 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो 5 का अपवर्तक 1 है, यानी 1 5 का अपवर्तक है, 5 का अपवर्तक है। तो ये ध्यान दीजिए, स्वयं से तो कट ही रहा है। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड अपवर्तक ये हुआ सबसे बड़ा, और किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त 5 है ना, 5 1 जा 5। तो इस तरह से कोई भी संख्या को ले सकते हैं। ये दोनों के में रिलेशन क्या है? एक दूसरे के इक्वल टू ईच अदर। अंडरस्टैंड दोस्तों? अब तो ये आप समझ गए दोस्तों। अब आप देखिए सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड और एक सार्व गुणज। सार्वगुणज बोलिए चाहे समापवर्त्य बोलिए, समापवर्त्य बोलिए, एक ही बात है। सार्वगुणनखंड बोलिए या समापवर्तक बोलिए। समा मतलब हो गया सार्व, इस सार्व का मतलब होता है कॉमन। कॉमन एक में भी दो में दो, एक में तो होगा ही नहीं, एक से अधिक है, 5 गो संख्या सब में कॉमन देखना है। कॉमन फैक्टर बोलिए, और कॉमन मल्टीपल बोलिए। पढ़ लो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो, फ्री की है,
पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ लो। अब देखिए ये दोनों अपवर्तक पढ़ लिए और अपवर्त्य भी आप पढ़ लिए। अब इसमें सार्व लग गया तो ये अलग अलग कंडीशन बनता है। जैसे दो गो संख्या ले लो, कोई दो संख्या ले लो, मान लिए हम 8 लिए और 6 लिए, इसका गुणनखंड निकालिए, यानी अपवर्तक, गुणनखंड या अपवर्तक निकालिए, और इसका भी गुणनखंड या अपवर्तक निकालिए। इसको भाजक भी बोलते हैं। ये देखिए, जब दो या दो से अधिक संख्या दी हुई रहे और उसको में सारों गुणनखंड निकालना हो, तीनों को रहेगा, चारों को रहेगा, तो हम दो पर ही विचार कर रहे हैं। तो उस सब का सार गुणनखंड का मतलब पहले गुणनखंड तब सार्व, माने सब में कौन कॉमन है, सब में कौन मिल रहा है। 8 का गुणनखंड तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा 8। अब बीच में आया 2 और 4 काटा है, एक 8 को काटे वाला 2 और 4 है, माने 8 किन किन संख्याओं से कटेगा पूर्णतः वही उसका गुणनखंड होता है, यानी ये गुणनखंड हो गया 8 का। तो 6 का गुणनखंड 1 से कटा है, 2 से, 3 से और 6 से। तो 8 और 6 का सार्व गुणनखंड या समापवर्तक, सार्व बोलिए या समापवर्तक बोलिए, माने दोनों में मिलने वाला कौन कौन है। 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बस ना, इसी को लिख देंगे 1 और 2। संख्या पूछेगा कितनी संख्या है जो दोनों में मिल रहा है, तो 2 गो, 1 और 2, 2 गो संख्या ना हुआ, ऐसे 4 गो था दोनों में, 2 गो मिला के। ये कोई निश्चित है कि हाफ होगा, तीनों को मिल सकता था, 4 गो 5 गो कितनी भी संख्या हुआ लिखा रहेगा, आपको गुणनखंड निकाल लीजिए, माने किन किन संख्या से कट रहा है वो निकालना है। अब गुणनखंड निकालने का भी नियम है, दे देगा 512, 1 से, 2 से, 3 से, वैसे तो निकालना ही है, ये एक अलग चीज है, वैसे निकालना कठिन होता है, इसलिए उसके लिए विभाजन विधि आया है गुणनखंड निकालने का। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बतलाऊंगा, अभी बने रहिए। तो 8, 6, 5 कुछ भी दे रहेगा, 3-4 संख्या, गुणनखंड निकाल लीजिए जिन जिन से कटेगा वो, और उन सब का 8 और 6 का कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 6, बिटवीन 8 एंड 6 दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है, 1 और 2 आया, यही। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये क्या है, समापवर्तक। एक में महत्तम, तो मसा हम निकालते हैं ना, तो महत्तम समापवर्त्य कभी नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक बोला जाता है, वो गुणनखंड से लिया जाता है, और उसमें भी महत्तम यानी मिलने वाला तो छोटा में बहुत सारा हो सकता है, सबसे बड़ा कौन मिला है दोनों में, वो 2 है, या महत्तम 2 हो जाएगा। 8 और 6 का HCF 2 हो जाएगा। खैर अभी गुणनखंड तक ही रहिए, अभी आगे बढ़िएगा। अब आइए अपवर्त में, जैसे 8 का 2 संख्या इस पर भी लेंगे तो 8 का अपवर्त्य और 6 का गुणज या अपवर्त्य मल्टीपल ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 6, सब ये सब ऐसे तो छठा 7वां से पढ़ना है, सब स्टार्ट हो गया है, ठीक। छठा नहीं, तीसरे चौथा से हो गया। 8 का अपवर्त का मतलब 8 का पहाड़ा लिख दो दोस्तों, कहां तक जाओगे पता नहीं सर जी, जहां तक ले चलिए, ठीक। 6 का अपवर्तक भी सर जी जहां तक चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं, चलिए तो हम भी चलने के लिए तैयार हैं, बढ़ गए आगे तो पीछे नहीं हटना है, समझे। 8 का अपवर्तक 8 का गुणज, यानी 8 एकम 8 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा 6 4 जा डॉट 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 ऐसे। अब देखिए ये दोनों में कॉमन, यानी 8 और 6 का समापवर्त्य सार्वगुणज, इसको ही बोलते हैं सार्वगुणज भी बोल सकते हैं, सार्वगुणज लिखिए चाहे समापवर्त लिखिए। अब क्या है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अपवर्त्य में जो जो मिल रहा है कॉमन है उसको निकालिए, वही समापवर्त्य होता है।
इसमें अपवर्तक था, उसमें अपवर्त है। अपवर्त मतलब पहाड़ा, चलिए ध्यान रखिए। अपवर्तक मतलब जो जो काट दे, एक से स्टार्ट हो जाएगा काटना, एक तो सबको काटता है, ठीक ठीक। लेकिन ये 8 वाला में एक आएगा ही नहीं। यहाँ कोई भी संख्या लेंगे तो एक तो जरूर आएगा बकलोलवा, ठीक, ध्यान दीजिए। अब 8 और 6 का समापवर्त, 8 और 6 कभी भी किसी भी संख्या, यहाँ आपको ये ध्यान देना है, इसमें ऐसे भी कॉमन से निकाल सकते हैं। 2 4 ये सब कटता है, यहाँ 2 3 कट रहा है कि नहीं, तो आप यहां से ऐसे देखिएगा तो 24 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखिए कॉमन ले लिया जाता है। 4 3 12 दूनी 24। खैर वो छोड़ दीजिए, ये अभी बाद में देखिएगा, बहुत सारा ट्रिक है, बेसिक कंसेप्ट। चलिए ये देखिए कॉमन कहां से होगा दोस्तों, एक 24 मिला, आगे बढ़िएगा ना 32 40, तो आगे बढ़िएगा ना तो आपको एक और मिलेगा। वो कौन मिलेगा, एक वो पकड़ा गया तो फिर पकड़ा गया कि इसमें आगे कौन कॉमन होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, मैंने बढ़ा नहीं, आप 24 मिला ना, 24 लिख दिए, सारों चाहे सारों गुणज एक ही बात है, तो 24 पहला लिख दिया ना, तो समझिए कि जो मिलता है पहला ना, उसका पहाड़ा चलने लगेगा। अपवर्त में ही होता है, समापवर्त में ही कि 24 पहले मिला तो 24 के अंतराल पर फिर चलेगा। 8 का अपवर्त 8 के अंतराल पर, 6 का अपवर्त 6 के अंतराल पर, दोनों में मिला वह 24 जो एलसीएम हो जाता है सबसे लिस्ट, और वो 24 का अंतराल पे चलने लगेगा। तो 24 दूनी 48, मिलाने की जरूरत नहीं, 24 थी 72 डॉट डॉट डॉट, यह भी अनंत तक जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है लघुत्तम। कहने का मतलब यहां पे महत्तम क्यों न लिखे, एक मिनट, यहां पे लघुत्तम क्यों नहीं लिखे। जैसे देखिए मान लिए 6 लिए, 6 के 1 2 3 से कटेगा, ठीक, और 9 लिए 1 3 9 से कटेगा, ठीक। इसमें मिल रहा है कौन, 1 और 3, एक और लीजिए 12 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, ठीक, 3 6 12, ठीक, मिल रहा है ना। ये 18 ले लीजिए, 1 3 6 9 18 मिल रहा है। ध्यान दीजिए 12 का अपवर्तक 18 का अपवर्तक, कॉमन कौन है, 1 है 3 है और 6 है, यानी कॉमन में आ गया 1 3 6। अब देखिए कहने का मतलब है कि 1 3 6 से ज्यादा कोई 6 से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं जो ये दोनों को काटे। 1 से दोनों कटेगा, 3 से दोनों कटेगा और 6 से कटेगा, बाकी जो है सारों गुणनखंड हुआ। तो सबसे बड़ा काटने वाला कौन है, 6, और सबसे छोटा में एको है और तीनों है, मैंने बहुत मानी आंसर मिल रहा है छोटा में, लेकिन बड़ा में एक गो है 6। तो महत्तम समापवर्तक, यानी इसमें जो सारों गुणनखंड समापवर्तक, समापवर्तक में जो सबसे बड़ा है ना, उसी को महत्तम बोलते हैं। अब बोलिए कि सर लघुत्तम समापवर्तक क्यों नहीं लिखे हैं, लघुत्तम समापवर्तक लिख दीजिए। तो लघुत्तम में क्या, लघुत्तम में 1 के जवाब दोगे कि 3 के, क्योंकि लघुत्तम में बहुत सारा भी मिल सकता है, तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए महत्तम समापवर्तक कि महत्तम यानी सबसे बड़ा, ये 6 ही एक संख्या है, ये दोनों को साथ साथ काटेगी, इन दोनों को साथ साथ काटने वाली संख्या महत्तम समापवर्तक। यानी इसलिए महत्तम समापवर्तक का डेफिनेशन ही होता है कि दी गई संख्याओं को, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी दी गई संख्याओं को एक साथ काटे, बड़ी से बड़ी। छोटी छोटी में तो एको है, तीनों है, बहुत मानी आंसर मिलेगा, तो बड़ा वाला ही ना आंसर लेंगे कि जो सिर्फ एक एगो मिलेगा, इसलिए महत्तम। अब छोटका लघुत्तम समापवर्त्य, इस लघुत्तम जैसे लगा वो अपवर्त्य। हम जानते हैं कि अपवर्त में आगे में बहुत मानी के जा रहा है, दोनों में मिलने वाला है समापवर्तक कौन है, 8 और 6 का समापवर्त। जिस तरह से अपवर्त अनंत तक होता है, उसी तरह से समापवर्त भी अनंत तक होगा। और यह अपवर्तक अनंत तक नहीं होता है, अपवर्तक को हम गिन लेते हैं। गुणज को, अपवर्त को, कुल अपवर्त हम कभी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन कुल अपवर्तक हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो इस प्रकार आप ध्यान दीजिए, 24 भी मिल रहा है, 48 भी, 72 भी, समापवर्त तो हो गया। इसमें लघु, लघु का मतलब सबसे छोटा, 24 लघुत्तम हो गया, यही लसा हुआ। ये 24 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो दी गई दोनों, ये दोनों संख्याओं से एक साथ कट जाएगी। इसमें क्या था, 6 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को ही पूरा पूरा काट देगा, दोनों को साथ साथ। यही फर्क होता है, रिवर्स होता है। लेकिन अब कहिएगा इसमें महत्तम समापवर्ती क्यों नहीं लिए, तो महत्तम में 48 बोलोगे, 72 बोलोगे, इससे आगे 144 बोलोगे, क्योंकि 24 के पहाड़ा में तो आते हैं 24 3 72, 24 चौक 96 भी आएगा। यानी बड़ा में अपवर्त बहुत मानी मिलेगा कॉमन,
इसलिए सबसे छोटा इसमें से लिया जाता है कि जो सबसे छोटी है उसी को लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। ऐसे तो लघुत्तम यह हो जाएगा 48 होगा 72 हो जाएगा, 8 6 का 48 होगा 72, लेकिन लघुत्तम नहीं होगा। एलसीएम तो कहा जा सकता है लेकिन लघुत्तम नहीं, लघुत्तम ना उसमें सबसे छोटा जो पहली सबसे संख्या होनी चाहिए जो ये दोनों से एक साथ कटे, यही फर्क है दोस्तों, समझे। अब आइए, अब इस प्रकार आपको यह भी क्लियर हो गया होगा कि सार और गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, सार और दोनों में कॉमन कैसे निकाल लेंगे। अपवर्तक पहले जान लिए, अपवर्त जान लिए क्या होता है, आप जान गए कि गुणनखंड को हम गिन सकते हैं, अपवर्त को हम नहीं गिन सकते हैं। गुणनखंड को गिना जा सकता है, अपवर्त को कभी नहीं गिना जा सकता है, समझे। हाँ, सबसे छोटी अपवर्त स्वयं संख्या और गुणनखंड में सबसे छोटी एक किसी भी संख्या के लिए और सबसे बड़ा स्वयं, ठीक। और वही जो सबसे बड़ा है ना किसी संख्या का अपवर्तक और अपवर्त दोनों बराबर होता है, समझे। यानी और इसके बाद ये ध्यान दीजिए 8 और 6 का जो भी अपवर्तक ले रहे हैं और 8 और 6 का जो भी हम अपवर्त ले रहे हैं, ध्यान दीजिए ये सब से अकेले नहीं कटेगा, समापवर्त वाला जो है ना ये सब से कट जाएगा, तीनों से कटेगा, चारों से, आठों से, छहों से, सब से कटेगा, समझ। समापवर्त वाला यानी उसका गुणनखंड जो है, कहने का मतलब 8 का अगर हम हाँ अकेले अकेले लेंगे तो समापवर्त में नहीं। मान लिया 8 का गुणनखंड लिए 1 2 4 8, तो 8 का अपवर्त 8 16 24 32 40, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से, 8 से, क्योंकि 8 यहाँ मिनिमम है और 8 से इस छोटा में है, तो छोटा सभी अपवर्तक किसी संख्या का, नोट कर लो दोस्तों, किसी संख्या का सभी अपवर्त्य उस संख्या के सभी अपवर्तक से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है। यानी कहने का मतलब जो 8 पर विचार किया था, 8 का जब अपवर्त लिए ना और 8 का जो फैक्टर हुआ ना, तो 1 का भी ये सब अपवर्त होगा, 2 का भी अपवर्त हो जाएगा, 4 का भी अपवर्त हो जाएगा। यानी किसी संख्या का जो अपवर्त होता है उस संख्या के सभी अपवर्तकों का अपवर्त होता है, अपवर्तकों का अपवर्त होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, समझे, ठीक। अब आइए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में और बतलाऊंगा।